दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9, जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके डूरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना या फिर बेवेल योजना। तो सही उत्तर है भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी कब? ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 12 अप्रैल 1930 को। तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और इस यात्रा को उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों 1930। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 में शुरू किया गया था और दोस्तों नमक कानून को तोड़कर दांडी यात्रा के द्वारा नमक कानून को तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। और एक प्रश्न और है कि तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से, उसी प्रकार तमिलनाडु के नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, दांडी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों दांडी आपका नवसारी में स्थित है। देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी या गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, वहां पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, दांडी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा नवसारी जिले में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, धरसाना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण दिया था? तो सही उत्तर है वो संवाददाता था बेब मिलर। दोस्तों धरसाना नामक धरने का सजीव चित्रण यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता बेब मिलर ने दिया है। बंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र धरसाना था। गांधी जी ने धरसना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोला और नमक कानून तोड़ने की घोषणा की, लेकिन 4 मई को वायसराय के आदेश से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के आह्वान पर किए गए संघर्ष को बढ़ाते हुए 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों में उनके दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नमक कारखाने की तरफ बढ़े। इन पर भीषण लाठीचार्ज हुआ। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने लिखा है कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है देखिए, ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार के लिए दबाव डालना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का गठन करना, भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उनमें नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी और इस उद्देश्य को लेकर 12 मार्च 1930 को
गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे को पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने गांधी जी के दांडी मार्च के समय वेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है कि महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था, अपनी 11 मांगों को वायसराय इरविन से मंगवाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महत्वपूर्ण है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने पर उन्हें पहली बार महात्मा कहा था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? तो उत्तर है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। M.K. गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था और ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों 30 सितंबर 1932। महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, इसका गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ था। और दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों GD बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। देखिए, चौरी चौरा की घटना दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई थी। देख लीजिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। चटगांव शस्त्रागार लूट, ये आपका 1930 में हुआ था और मोपला विद्रोह का जो समय काल है ये 1921 ईस्वी है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका आ जाएगा मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरी चौरा कांड, फिर चटगांव शस्त्र लूट, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन में कोई विकल्प नहीं है सुभाष चंद्र बोस का। दोस्तों 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। और सरोजनी नायडू दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इन्होंने कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में जो है ये सम्मान पाया या कांग्रेस की अध्यक्षता का गौरव पाया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन। तो देखिए यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास, ये वसंती देवी, इसके अलावा लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की स्वरूप रानी। तो इस तरह से सही सुमेलित है आपका कि देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी,
लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की स्वरूप रानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है साइमन कमीशन दोस्तों भारत 1928 ईस्वी में आया था। देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था और इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष पे इसकी समीक्षा की जाएगी। आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कितना सफल है और उत्तरदायी शासन के दिशा में कहाँ तक प्रगति हुई है। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहकर इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था। तो सही उत्तर है लॉर्ड बर्किनहेड। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी और जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। दोस्तों भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को बंबई पहुंचा और नियुक्ति के समय से ही अनुदार दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों के लिए मान्य हो। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए लॉर्ड बर्किनहेड जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था। तो सही उत्तर है संवैधानिक प्रगति। दोस्तों इंग्लैंड में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग जो है इसका चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा या व्यवहार्यता की जांच करेगा कि ये कमीशन कितना सफल हुआ। लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसकी नियुक्ति कर दी गई थी और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग ये आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि सही क्रम हो जाएगा आपका सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कूट है वो 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है, आपको सजाना है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चला। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सही क्रम 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों 2, 3, 1, 4, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, जिसमें सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों तिलक के होम रूल लीग जो कि 24 अप्रैल 1916 को स्थापित हुआ था, उसके 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडले को अपनी होम रूल लीग का सचिव बनाया और अड्डयार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया था। दोस्तों एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर प्रमुख थे। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था और 15 जून 1917 को एनी बेसेंट और उनकी 2 सहयोगियों जीएस अरुंडले और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी।
ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, होम रूल लीग। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया था। 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व किया और 28 अप्रैल 1920 को गांधी जी ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की और इसकी अध्यक्षता भी की और 24 अक्टूबर 1920 को इसका नाम बदलकर उन्होंने स्वराज्य सभा कर दिया था। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा है, लेकिन सही उत्तर आपका होम रूल लीग ही होगा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी कहाँ पर? तो सही उत्तर है पूना में। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी 28 अप्रैल 1916 को। अगला प्रश्न है किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई थी और यहीं पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी और गांधी जी का ये मानना था कि यदि अंग्रेज भारत एशिया में स्थित यह भूमि छोड़ दें तो यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधन के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। इसका मतलब ये था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। इस यहाँ पे ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था किसने कहा था? तो सही उत्तर है ये आइंस्टीन का कथन है। दोस्तों गांधी जी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया और देशवासियों के सहयोग से उन्होंने वह कर दिखाया जिसका स्वप्न भारत के घर भर में देखा जाता था। गांधी जी की महानता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव इस पृथ्वी पर चला था। दोस्तों गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी और नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया गया था। कहीं कहीं पे दोस्तों इसका उत्तर देखिए कहता है कि कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। तो अनुशंसा या सिफारिश देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये इस प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए
जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। तो पेश करने के लिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश करना, ये जवाहरलाल नेहरू उत्तर होगा। लेकिन अनुशंसा किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया या अनुशंसा की थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो सही उत्तर अनुशंसा में अगर जो पूछता है तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश करने में जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, तो सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, और ये बाद में सभी कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्वहीन हो गया था। उसके बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा और इसे स्थगित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन है मई 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसे स्थगित नहीं किया गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। गांधी जी के रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1943 को रिहा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो ऑप्शन है आपके 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 या 7 फरवरी 1931। तो दोस्तों देखिए, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई थी। तो सही उत्तर है 13 फरवरी 1931। याद रखिएगा, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई, और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज परचम ने 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता के स्थान पर दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की। नई राजधानी की रूपरेखा और निर्माण कार्यों की देखरेख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने की थी, और नई राजधानी को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया और राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई। दोस्तों, 1877 में भारत पर ब्रिटेन के आधिपत्य को दर्शाने के लिए ब्रिटिश महान दरबारों की श्रृंखला के पहले दरबार का आयोजन हुआ। दूसरा दरबार 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, और तीसरा दरबार 1911 में हुआ, जो दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। और समारोह के दौरान जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पुनः दिल्ली लाई जाएगी। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी, तो सही उत्तर है दोस्तों मार्टिन ग्रीन। मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक गांधी एक नए युग की क्रांति की आवाज़ यानी वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी, इसमें महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। इस पुस्तक में मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी को एक समस्यागत नायक और विवादित हीरो के रूप में वर्णन किया है। रोमा रोल्या फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्होंने 1915 में साहित्य का नोबेल पाया, और इन्होंने गांधी जी का जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा जो है फ्रेडरिक बी फिशर का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। ये बिशप के रूप में कलकत्ता आए और महात्मा गांधी और टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था, तो उत्तर है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन किया गया था, जबकि पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है, और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल करने का आह्वान करता हूं। ये घोषणा किसने की थी, तो उत्तर है दोस्तों ये घोषणा सुभाष चंद्र बोस का है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से
सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की और कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय दोस्तों, इन्होंने यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की इच्छा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सही उत्तर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप जानते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग की दुर्घटना दोस्तों कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो दोस्तों ये समिति बनी थी हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की अध्यक्षता गठन किया था और लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बना था। इस आयोग में 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। दोस्तों हंटर कमीशन ने 1920 मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी और कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष सिद्ध किया गया और समिति ने जनरल डायर के दोषों को हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों नाइटहुड। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने नाइटहुड का जो है परित्याग किया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधि थी नाइटहुड, उसका उन्होंने त्याग कर दिया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। यहाँ पर देखिए एक आसान सा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो सही उत्तर है 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों इसमें जो प्रावधान थे उसमें ये था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश हुआ। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। और दूसरा ये कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तैयार हो गई, लेकिन इस समझौते को जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी बनाई थी। और सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इनके संगठन को लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, किसको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था। तो ये थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार इनके नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी थी, आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, इसलिए ये घटना पहले हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए।
और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। देखिए सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी DBAC। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वो क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों लाल बाल पाल जो है ये चरम पंथ के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। अरविंद घोष ने कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का नेतृत्व किया था और 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में भी क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का उदय हुआ था। दोस्तों तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नत आदि की बातें सोचना मूर्खता की सीमा है। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कई बार पूछा गया है भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? तो सही उत्तर है लाल बाल पाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये तीनों या इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर राष्ट्रवादी अथवा उग्रवादी दल का जो है गठन किया था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का है। और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर अलग प्रांत बना था आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके 1930, 1936, 1940 या 1943। तो सही उत्तर है 1936। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल था, लेकिन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को रद्द कर दिया और बंगला भाषी क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया। पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग करके अलग प्रांत बनाया गया और 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग करके दो पृथक प्रांत बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों महात्मा गांधी का था, जिन्होंने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास करते समय ये कहा था कि या तो हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। अगला प्रश्न है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों भूमिगत आंदोलन जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के पहले ही यानी 9 अगस्त 1942 को तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू हुआ था? तो ये महीना था अगस्त महीना। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जिसमें पारित हुआ था। और इस अधिवेशन में करीब 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी इत्यादि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस जनसभा में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था? तो उत्तर है बम्बई की जनसभा में, जो ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन
को या भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था? तो इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पास हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो उत्तर है दोस्तों बम्बई में पास हुआ था। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था आपको बताना है, तो सही उत्तर है डोमिनियन स्टेट। देखिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट या प्रादेशिक स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया था। और आप जानते हैं कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का प्रयोग किया था किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों यहाँ पे देखिए बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो उत्तर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन संकल्प का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। तो यहाँ पर क्लियर हो जाइए दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वल्लभ भाई पटेल ने जिसकी अनुशंसा या समर्थन किया था। अगला प्रश्न आसान सा है कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने के आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। दोस्तों 1897 में तिलक ने अपने पत्र केसरी में रैंड और एमहर्स्ट की हत्या को उचित ठहराया, जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 24 जून 1908 को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई और तिलक को मांडले जेल वर्मा में रखा गया, जहां इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे प्रसिद्ध जो है संविधान विशेषज्ञ और भारत के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह से। दोस्तों 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। मेहता बंधु जैसे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था और 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो ये था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो सही उत्तर है ये वर्ष था 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा चरण जो 1919 से 1947 तक था, इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और इनके प्रभाव में आकर उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में भागीदारी की थी। दोस्तों गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सभी गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन थे। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे या गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है?
तो सही उत्तर है दोस्तों चित्तरंजन दास या CR दास। इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का अर्थ होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। दोस्तों चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश लौट आए और बैरिस्टर हो गए। इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करना था। और चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मोड़ा था? तो सही उत्तर है आम जनता का। सबसे पहले जो था राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो मध्यम वर्ग और अमीर लोगों तक ही सीमित था, लेकिन भारत में गांधी जी के आगमन से सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ये हुआ कि विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने जनता को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा प्रयोग था और 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था। दोस्तों यहाँ के किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर जो है दोस्तों जो नील की खेती करना होता था और उन्हें यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था और चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहर पारिख और बृजकिशोर थे। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा क्योंकि यूरोपीय निलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए थे और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सही उत्तर है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह और इसका समयकाल 1917 है। यही प्रश्न फिर दोबारा पूछा गया था कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कहाँ से शुरू किया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन या फिर देश का विभाजन। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, क्रिप्स मिशन 1942 और देश का विभाजन अगस्त 1947 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 4। पहले साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन सबसे लास्ट में। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942, गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946। तो याद रखिए ये सही हो जाएगा आपका सही विकल्प। तो इस आधार पर आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जिनका डेट आपसे पूछा जाता है, शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, जो रॉयल नेवी थी उसने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुई। सीधी कार्रवाई दिवस अगस्त 1946 16 अगस्त को, और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो सही उत्तर है 16 अगस्त 1946। दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित किया गया। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और इस तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, और इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किया गया था किस प्लान के अंतर्गत? तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें कैबिनेट के या ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स शामिल थे, और मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए
शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो उत्तर है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो है सुझाया था और प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकारी की पुष्टि की और प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो सही उत्तर है मार्च 1946 में। अगला प्रश्न है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो उत्तर है लियाकत अली खां। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली शामिल थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली मंत्री बनाए गए थे। दोस्तों, अंतरिम सरकार के अन्य प्रमुख मंत्रियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री और राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में कौन शामिल नहीं था? तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर इसकी घोषणा कब हुई थी? तो सही उत्तर है 3 जून 1947। दोस्तों, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई और इसी के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है भारत का अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से 48 रहा। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों दीवान चमन लाल। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लान कमेटी इसकी नियुक्ति की और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने इसकी की थी। हालांकि इस समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी थी। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? तो सही उत्तर है मोहन सिंह ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे और जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द किया तो वे उनमें से उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? दोस्तों, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 14 हो गई थी और इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 और 1 ईसाई, 1 पारसी और 1 सिख शामिल थे। दोस्तों, आरंभ में मुस्लिम लीग के सरकार में शामिल होने से इनकार के बाद 6 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। लॉर्ड बेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए और मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन के जाने के बाद किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे।
वे इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। दोस्तों, क्लीमेंट आर एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है जेबी कृपलानी। दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक बने रहे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के जो है आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।